can't even describe it. It's so horrible. It just scared me to death. Are you going to go back in and see more of the movie now? Probably, yeah. Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! जब भी हॉरर मूवी की बात होती है तो हमेशा इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि न केवल ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी, बल्कि आज तक की सबसे डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त भी क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ काफी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं हुई। 1973 में आई इस मूवी को देखकर लोग थिएटर में ही बेहोश हो जा रहे थे। ये मूवी इतनी खतरनाक रही कि इसे थिएटर से बैन करना पड़ा। इस मूवी का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। So without any further delays, let's start the video. ये मूवी है रोलैंड डो की रियल स्टोरी पर। बात दरअसल सन 1949 की है, जब रोलैंड के घर उसकी आंटी मिस हैरिट आती हैं। उसकी आंटी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, उनका भूत प्रेतों पर काफ़ी विश्वास था। आंटी अपने साथ ओहिजा बोर्ड भी लेकर आई थी। रोलैंड अपनी आंटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। आंटी और रोलैंड दोनों मिलकर साथ में डेली ओहिजा बोर्ड में गेम खेलकर भूतों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। डेली ओहिजा बोर्ड में गेम खेलने से रोलैंड को भी ओहिजा बोर्ड यूज़ करना अच्छे से आ गया था। कुछ दिन रुकने के बाद रोलैंड की आंटी भी वहाँ से चली जाती हैं। एक रात की बात है, जब रोलैंड के घर में कॉल आता है और जब उसके पेरेंट्स कॉल को पिक करते हैं तब उन्हें एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ सुनने को मिलती है। दरअसल उन्हें पता चलता है कि जो आंटी उनके घरों में कुछ दिन पहले आई थी, उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। इस बात को सुनकर रोनाल्ड काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो अपनी आंटी से बहुत ज़्यादा अटैच था। वो अपनी आंटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। आंटी की डेथ के बाद से ही रोनाल्ड के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। रात को उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नल से पानी टपक रहा है, पर जब भी वो जाकर चेक करते थे ऐसा कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे इंसिडेंट और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। घर के सामानों को अपने आप गिरना, फर्नीचर का एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव होना, किसी के चलने की आहट आना और दीवारों पे खुरचने की आवाज़ें अब यहाँ नॉर्मल हो चुकी थी। सभी इंसिडेंट को देखकर एक दिन रोनाल्ड और उसके फैमिली वाले ओहिजा बोर्ड की हेल्प से आंटी की स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये सोच थी कि अब हमारी हेल्प आंटी ही कर सकती हैं, पर उन्हें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि ओहिजा बोर्ड यूज़ करने के बाद उनके घर में इंसिडेंट और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब रोलैंड के घर के एक वॉल पे जीसस क्राइस्ट की पोर्ट्रेट लगी हुई थी। वो पोर्ट्रेट अपने से ही अचानक से हिलने लगी। वो पोर्ट्रेट इतनी तेज़ी से हिल रही थी जैसे कोई उसे पकड़ के हिला रहा और उसे गिराने की कोशिश कर रहा। यह इंसिडेंट देखकर वे सभी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। रोनाल्ड अपने पेरेंट्स को यह बताता है कि जब भी वो रात को सोने की कोशिश करता है, उसे अपने कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ और किसी के चलने के फुटस्टेप की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोनाल्ड की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और उसके बॉडी पे स्क्रैचेस के मार्क्स आने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स रोनाल्ड को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का कहना था कि रोनाल्ड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और उसने ये स्क्रैचेस खुद से लगाए हुए हैं। रात की बात है, जब रोनाल्ड के पेरेंट्स गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हें अचानक से रोनाल्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर वो भागते हुए रोनाल्ड के रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि रोनाल्ड का बेड अपने आप बहुत तेज़ी से हिल रहा है। यह इंसिडेंट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। रोनाल्ड के पेरेंट्स अपने पास के एक कैथोलिक चर्च में जाते हैं और वहाँ जाके एक प्रीस्ट से मिलते हैं जिनका नाम था रेमंड जे बिशॉप। वो अपने घर में हो रही सारी इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं। प्रीस्ट रेमंड प्रीस्ट विलियम बॉर्डन को कॉल लगाते हैं और इन सभी इंसिडेंट के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद दोनों प्रीस्ट मिलकर रोलैंड के घर जाते हैं और वहाँ जाकर रोलैंड की कंडीशन देखते हैं। जैसे ही दोनों प्रीस्ट रोलैंड के रूम में एंटर करते हैं, रोलैंड उनको देखकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगता है और चिल्लाने लगता है। दोनों प्रीस्ट मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और कुछ समय बाद शांत हो जाता है। दोनों प्रीस्ट को लगता है शायद वो डीमन इसकी बॉडी से बाहर निकल गया है, इसलिए वो दोनों प्रीस्ट अपने घर वापस चले जाते हैं, पर यह शायद उनकी गलतफहमी थी। कुछ समय बाद ही रोलैंड दोबारा उन प्रीस्ट को देते हैं और वो दोनों प्रीस्ट उसी रात को दोबारा रोलैंड के घर जाते हैं और ये देखते हैं कि रोलैंड को रोलैंड के फादर ने पकड़ के रखा है और वह उन्हें बहुत गुस्से से देख रहा है।
रोलैंड के अंदर एक अलग से ही एनर्जी थी। वो दोनों प्रीस्ट को देखकर उन्हें गालियाँ देने लगता है और उन पर चिल्लाने लगता है। फादर ने एक्सोर्सिज्म के दौरान जो भी चीज़ें हुई थी उसे अपने डायरी में नोट करने का डिसीजन लिया। फादर ने अपने डायरी में लिखा था कि जैसे ही वो रोलैंड के रूम में एंटर करते हैं, रोलैंड उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे उसके फादर ने पकड़ रखा था, पर फिर भी वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। रोलैंड के अंदर बहुत एनर्जी थी। फिर फादर रोलैंड का एक्सोर्सिज्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रोलैंड का हर दिन एक्सोर्सिज्म हो रहा था, पर उसकी हेल्थ कंडीशन पे कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी हेल्थ डे बाय डे डिग्रेड होती जा रही थी। इन इंसिडेंट को देखते हुए फादर्स ये डिसाइड करते हैं कि उसे दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। उसे एक कैथोलिक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां उसे एक प्राइवेट रूम में रखा जाता है। वहां रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था, पर डे बाय डे वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। उसके कमरे की सारी चीज़ें अपने आप मूव हो रही थी। एक दिन जब एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, तब रोनाल्ड बोलता है कि फादर उसे चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे ही फादर ने अपनी ग्रिप ढीली की, रोनाल्ड ने फादर के मुंह पे पंच किया, जिससे उनकी नाक टूट गई। पर फिर भी रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म नहीं रुका गया। ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म रोनाल्ड फादर को बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देता था और उनके ऊपर थूकना और यूरिनेट करना भी स्टार्ट कर दिया रहा। एक दिन रोनाल्ड एक पेन और पेपर मांगता है, जिसमें रोनाल्ड लिखता है कि आई एम डीलिंग इटसेल्फ एंड विद इन 10 days आई विल गिव यू अ साइन। ये देखने के बाद फादर्स काफ़ी डर जाते हैं और रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब फादर्स रोनाल्ड का एक्सोर्सिज्म करने के लिए वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि रोनाल्ड का बेड ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म काफ़ी ज़्यादा हिलने लगता है। फादर्स देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर एक स्क्रैच अपीयर हो रहा है, और जब वो उस स्क्रैच को ध्यान से देखते हैं तो स्क्रैच पे लिखा होता है एग्जिट। ये देखकर फादर्स काफ़ी डर जाते हैं। रोनाल्ड के एक्सोर्सिज्म का लास्ट डे था। जब प्रीस्ट रोनाल्ड के रूम में जा रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब प्रीस्ट रोनाल्ड के रूम पे पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि रोनाल्ड अपने बेड पर बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। जैसे ही रोनाल्ड इन दोनों को देखता है तो वो गंदी गंदी गालियां देना और इनके ऊपर थूकना स्टार्ट कर देता है। फादर्स एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द एक्सोर्सिज्म रोनाल्ड हवा में लटकने लगता है, लेकिन दोनों ने उसकी बॉडी को बेड से बांध कर रखा था। रोनाल्ड अलग अलग आवाज़ों में प्रीस्ट से बात करने लगता है। 7 घंटों के बाद रोनाल्ड चिल्लाता है और बोलता है कि उसने सेंट माइकल द एंजल आर्च को देखा है और उन्होंने डीमन को हरा दिया। उसका ऐसा कहने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लगता है। रोनाल्ड की एक्सोर्सिज्म की जो डायरी थी फादर ने बनाई थी, वो मीडिया में लीक हो जाती है। देन इसके बाद द एक्सोर्सिज्म के डायरेक्टर उसके पास आते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये जो डायरी में लिखा है क्या वो सारी चीज़ें सही हैं। तो फादर उसके रिप्लाई में बोलते हैं, आई हैड नो डाउट अबाउट इट देन, आई हैड नो डाउट अबाउट इट नाउ। व्हाट वाज इन दैट रूम दैट नाइट वाज द अदर वर्ल्डली फोर्स। और इस स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्होंने एक नोवेल 1971 में लिखी और 1973 में जाकर उस नोवेल से इंस्पायर्ड एक मूवी बनती है जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।